किसने बोला है? हाँ, फिर क्या है? फिर लाके दिखाओ इसे ब्रह्मा को, हाँ, लाके दिखाओ। 2500 साल हमारा शोषण किया है अपने काल्पनिक। मनुस्मृति ये काल्पनिक है और ईवीएम भी काल्पनिक है। संगी लोगों बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इसका बदला जरूर लेंगे। जिसमें दम है ना, मैं नागपुर का पैदा आदिवासी हूँ। मेरे बेटी को कपड़े उतार के भगाया गया। मेरी बेटी रितु सिंह बैठी हुई है, मेरी बेटी गोल्ड मेडल को लात से ये करे। इनको देखो, ये आदिवासी को नक्सलाइट कहते, मुसलमान को आतंकवादी, और मेरे भाई लोग खालिस्तानी। अब हम इनको क्या कहेंगे? अरे राक्षस तो भी अच्छा है भागवत, राक्षस से भी नीच आदमी है तू। ये मनुस्मृति का विरोध करो, नहीं तो आपकी अगली पीढ़ियां गुलाम हो जाएगी। अभी भी वक्त है, माफी मांग ले भागवत। मर जाएंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे, अभी अन्य साइन नहीं करेंगे। ये जो ईवीएम के बारे में जो चल रहा है, क्या क्यों? देखिए, आज की डेट में सरकार की तानाशाही बहुत बढ़ गई है। आप ईवीएम इनके लिए हथियार बन चुके हैं, और जब तक हथियार हाथ से छीने नहीं जाएंगे तब तक देश को बचा नहीं सकते हम लोग। आज ईवीएम बैन होगा तभी देश मजबूत होगा। तो ये सिर्फ जो है, आप तो इलेक्शन में मुश्किल से 2 महीने रह गए हैं, तो किस तरह से ये करेंगे? बात 2 महीने की, बात 2 महीने की नहीं। बात यह है कि आदमी को अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। हम 2 साल से कर रहे हैं, आज 2 महीने रह गए तो प्रदर्शन के माध्यम से लोगों तक लेकर के जा रहे हैं। आप ये मत कहो कि हम लोग आज निकले हैं। पिछले 2 साल से जगह जगह इलेक्शन कमीशन के दफ्तरों के चक्कर काट रहे, ईवीएम बंद करो। हर इलेक्शन में मुद्दा होता है। 2019 के चुनावों में हमने इनकी पोल खोली, हमने इनकी दिखाई कि ईवीएम मशीनें कहते चोरी हो रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस आवाज नहीं उठा रही। और आज की डेट में आप ये नैरेटिव सेट करो कि 2 महीने पहले क्यों, तो ये आपकी कमी है, हमारी नहीं है। जब हम लोगों ने आवाज उठाई उस समय भी आपने नहीं दिखाई। ये आंदोलन ईवीएम के खिलाफ हमारा कम से कम 10वां या 12वां आंदोलन होगा जो पिछले 2 साल में हम लोगों ने किया है। तो आज हमारी आवाज कुछ और ऊपर होकर आ रही है कि हम इतनी आवाज उठा रहे हैं, उसको कोई सुनवाई नहीं है। ये मेन बात ना देखो, भगत सिंह तो अंकित प्रधान, भगत सिंह के रूप में राहुल गांधी का सिपाही अपने गेट पर खड़े, दिल्ली में खड़े, जेल चले जाएंगे, मर जाएंगे, लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे। आज मुंह छड़कने पे मार दिया जाता है आरएसएस बीजेपी के लोगों को। अरे हम हिंदू हैं, ये आरएसएस बीजेपी वाले हिंदू क्या करें? हम गुजर बिरादरी से आते, हम हिंदू हैं। अरे 120 रुपए किलो मसूर की दाल पिछले 3 साल से है। अरे हमें तो हिंदुओं को तो 40 रुपए किलो दे दो, मुसलमानों को दे दो 150 रुपए किलो, 140 रुपए किलो। तो हम काहे के हिंदू हुए? हमें तो यूं ही ना पता चल रहा हम हिंदू है मुसलमान है। इससे बड़ा तो मैं मुसलमान घोषित कर दो। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तानाशाही, अफसरशाही बची नहीं है। देश का लोकतंत्र खतरे में। बैलेट पेपर से चुनाव अगर वहाँ हुआ, उसमें चंडीगढ़ में तो पता चल गया, अगर ईवीएम से हुआ तो ये कहते थे कि बीजेपी वाले जीत गए। ये आपके सामने है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहते हैं कि हमारा संज्ञान लिया और देश के लोकतंत्र को थोड़ा सा बचाया। ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन है। देश के जितने भी काले कानून है अब तक जो लोकसभा राज्यसभा में लटके हुए थे, जब से ये बीजेपी सरकार आई, ये सारे काले कानून अंग्रेज जो दमन करने के लिए इंडियन पे बनाए थे और लाए थे, सब पास कर दिए। हमारे जो कोविंद जी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जितना दिन अपने राज्य में यही काम किया है कि सारे कानून को चाहे सदन में हो चाहे अपने उस पर ईवीएम के खिलाफ क्यों है? आपको क्या मालूम है? देखिए, ईवीएम के खिलाफ इसलिए है कि सरकार जो दावा कर रही है कि हम इतने से जीत जाएंगे, जो आंकड़ा बताता है, कांग्रेस को भी उतना ही वोट आता है जितना बीजेपी को आता है, फिर कैसे इतनी आबादी आ जाती है? और अभी कोर्ट से तो आ गया ना, उनकी चोरी पकड़ी गई कि मीडिया और ईडी मिलके ये धांधली करी है। कांग्रेस जीती हुई थी छत्तीसगढ़ से भी और मध्य प्रदेश से भी, राजस्थान से भी, कोर्ट में फाइनल हो गया है ना, और सजा होनी चाहिए। हम तो सोचते हैं कि हर जगह के जो सीएम है रेजोल्यूशन पास करे काले कानून के खिलाफ, वो नहीं मानेंगे तो क्यों? जब दंगे में सीएम मिल जाते हैं, पीएम मिल जाते हैं, और जो देश का काला कानून है वहाँ पे चुप रहते हैं। I know, I am a software engineer, I can tell EVM machine is hacked. It is not a man's reflection. It is a hacked, it can be hacked. So EVM machine should be abolished. Now court has abolished electoral bond. The same way they can abolish EVM. Now we can generate postal card revolution to the court to immediately look into the system and abolish totally before this code of conduct announcement by Election Commission of India. Not Election Commission of Government of India. Please listen, because they are independent body. The Election Commission of India should function. ईवीएम हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ईवीएम से धड़ाधड़ सरकार अपने आप बनती जा रही है। जो कोई नहीं वोट देने जाता है उनको भी पता है कि सरकार किसकी बनने वाली है, क्योंकि ईवीएम में बहुत ज़्यादा घोटाला है। और अगर ईवीएम से अभी फिर बनती है सरकार, उसमें जो है कि किसी का भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। अभी जैसे आप जानते ही हैं, पहले भी 13 महीने किसान बॉर्डरों पे रहे,
कुछ भी सुनाई नहीं हुई। उसको सरकार को कुछ भी मतलब नहीं है किसी से भी, क्योंकि उनको पता है कि हमने तो ईवीएम से जीत ही जाना है, हमें किसी की भी कोई जरूरत नहीं है, ना किसान की ना मजदूर की। मजदूर और किसान इन दिनों में बहुत ही ज्यादा परेशानी में चल रहे हैं। अभी आपने कल की डेट में देखा ही होगा, जो रोड्स होते हैं एनएच, जो नेशनल हाईवे होता है, जीटी रोड जिसे कहते हैं, जीटी रोड ब्लॉक करना सरकार का कोई काम ही नहीं है। सरकार उसको ब्लॉक किया है कि जो लोग है, आम जनता है, भड़के किसानों और मजदूरों के ऊपर, इसलिए वो रोड को ब्लॉक किया जाता है। रोड ब्लॉक करना किसी भी जगह में लिखा नहीं है। ये बार बार सरकार पहले भी ब्लॉक किया, टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे, ये संविधान के खिलाफ है। इसमें किसी भी लॉ में लिखा हुआ नहीं है। किसानों के ऊपर पर्चे दर्ज किए गए, लेकिन जो सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे जो किसानों के ऊपर पर्चे हैं वो दर्ज किया गया, लेकिन जो रोड ब्लॉक्स किए गए उनके ऊपर पर्चे अभी तक कहाँ है? कोई दर्ज हुआ है तक? कोई भी पर्चा दर्ज नहीं है। अभी तो हद ही कर दी सरकार ने, जो पंजाब से आने के लिए दिल्ली को हरियाणा के ऊपर बॉर्डर पे है ना, वहाँ पे शंभू बॉर्डर, कनौरी बॉर्डर के ऊपर आंसू गैस, सीधी गोलियां चलाई गई। गोली चलाने का क्या काम है? हम क्या दूसरे देश के हैं? किसान कहाँ के हैं? ये किसान कहाँ के हैं? भारत देश के हैं। भारत देश के हैं ना, तो इनका आना शांतमयी ढंग से धरना लगाना अधिकार है। ये अपने अधिकार से आ रहे शांति से, कोई खिलाफ चिल्ला के रौला पाके तो नहीं आ रहा, कोई वेपन्स लेके तो नहीं आ रहा। कोई किसान लेके आ रहा वेपन्स? देखो आखिरी मोमेंट पे जो इतना ज्यादा उत्साह आ गया किसानों को, फिर उसके बाद में अगर वो लेके आ गए, क्या कहते हैं, ट्रैक्टर और क्या वो मशीनें, हेट्रा वगैरह जो लेके आए, बुलडोजर वगैरह, क्योंकि टायरों में जब देखो, हम अपने प्रोटेक्शन के लिए हमें अधिकार है अपना बचाव रखने का, सिर्फ अपना बचाव के लिए ही बस वो जो बिना टायर के जो चलती गाड़ी बुलडोजर उसको लेके आए, क्योंकि हमारे दिल में भी एक एम होता है कि हमने सरकार तक पहुंचना है और सरकार तक पहुंच के अपनी आवाज को बोलना है। हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी आवाज जो है, हम सच के लिए लड़ रहे हैं, किसी गलत काम के लिए तो नहीं लड़ रहे ना। किसान मजदूर क्यों घर से निकल के आता है? क्योंकि उसको पता है उसकी तकलीफ है, तकलीफ दूर के लिए निकलते हैं। अच्छा मैडम कौर, ये जो है गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का मामला है, दूसरे किसान कुछ नहीं कहते, और ये वेस्टर्न यूपी के, तो इस पर क्या कहेंगे? ये जो देश के दूसरे किसान है वो नहीं है। देश के दूसरे किसान क्यों नहीं आए? आप अयोध्या में जाइए, अयोध्या के अगल बगल के गाँव में जाइए, पहुँचिए, वहाँ की रिपोर्ट तैयार कीजिए। मैं उनके एक एक गाँव की एड्रेस दे देती हूँ। हम लोगों ने धरना वहाँ भी लगा रखा हुआ है, और 16 तारीख का धरना लगाया हुआ है, और हमारे किसानों ने लगाया है। ठीक है, आप तमिलनाडु में चले जाइए, अभी क्या उसका जगह का नाम है, वहाँ पर वो आप जाओ, हैदराबाद में जाओ, हैदराबाद में एक इलाका है, वहाँ पर धरना लगा हुआ है। पूरे इंडिया के बारे में हम सब कुछ आपको बता सकते हैं, कई डिटेल में बात कीजिए, हम एक एक जगह की आपको डिटेल बता सकते हैं कि यहाँ पर देखिए किसानों ने धरना लगाया कि नहीं लगाया। पंजाब और हरियाणा को सिर्फ बदनामी करने के लिए, पंजाब तो सिर्फ आई बदनाम करने के लिए। अच्छा, ये और एक बात ये है कि पूरी जो किसानों की जो तंजीमें, ऑर्गेनाइजेशंस है, तो उनके तरफ से नहीं हुआ, एक दो ग्रुप की तरफ से हुआ, उसके नतीजे में भी जो है ये कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि दो लोगों से हुआ है। देखो, हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, मैं हूँ, अभी मैं यहाँ बोल रही हूँ, मुझे 2 मिनट के बाद में कॉल आ जाएगा, छोड़ो इन चीजों को, हमारी पार्टी में आ जाओ। ठीक है, मुझे भी थोड़ा सा लालच हो जाता है, मैं भी किसी पार्टी में चली जाती हूँ, बस यही हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अभी जो पार्टी उठी है, नॉन पॉलिटिक्स पार्टी उठी है। इसके पहले जो आए थे सब किसान, कोई भी उसमें पॉलिटिक्स में नहीं था, अभी वो पॉलिटिक्स में चले गए। कुछ लोगों को बस ऐसे, मैं इसके लिए नहीं बोल सकती, मेरे सीनियर किसान लीडर्स जो है उनसे बात करके बता सकती हूँ कि आज जो कुछ दिख रहा है हमें, मैं आपको ये प्रूव करके देना चाहता हूँ कि ईवीएम ये मनुस्मृति है। अभी देखिए, बाबा साहब को उन्होंने गिराया, ये किया, लेकिन पश्चिम बंगाल के जोगेंद्र मंडल ने अपना रिजाइन करके मुसलमान और आदिवासियों तलवार निकाल के बाबा साहब को चुन के भेजा।
बाबा साहब ने मुस्लिम लीग ने करवाया था, वो जो है मुस्लिम लीग ने सीट कांग्रेस ने तो हराया था। मुस्लिम और आदिवासी बोला ना भैया। नहीं, पार्टी अरे वो कुछ भी बोलो, हाँ। वो इतना डिटेल में जाओगे ना तो मेरे को 2 घंटे का टाइम दो, आप क्वेश्चन पूछो। अच्छा ठीक, हाँ ठीक है। तो बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया और 26 जनवरी 1950 से हमारे यहाँ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। और उसके बाद में उन्होंने 4 अधिकार दिए, कॉर्पोरेट सेक्टर, जुडिशरी, उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया। और बाबा साहब को इतना अपोज हुआ कि सभी को अधिकार नहीं देना चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने हमारे महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज पैदा हुए, उन्होंने स्वाभिमान से कैसे जीना वो पढ़ाया। और बाबा साहब ने उस एक मत का अधिकार, इसके लिए स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, और बोला कि स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई, उसके बाद में पेट भरने के लिए जॉब और स्वास्थ्य, ये आपको मिलना चाहिए। और हमारे देश में उसके बाद में डेमोक्रेसी की शुरुआत होगी। अभी 50 के पहले हमारी क्या कंडीशन थी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप कुत्ता पालते, बिल्ली पालते और पंछी पालते, पालने के बाद भी उसको दाना पानी डालते हो, लेकिन मुझे बताइए भाई साहब कि जो पशु पक्षी कुत्ता गांव में जो घूमता है, कभी उसको अनाज मिलता है, कभी पानी नहीं मिलता, कभी दोनों में मर जाता है। हमारे देश में जो बैकवर्ड क्लास के 9000 जातियां बनाई, उनकी दशा ऐसी थी, मेहनत करो पेट भरो, पशु पक्षी के समान। और उसके बाद में कुछ लोग पैंट और टोपी पहन के डंडा लेके आरएसएस में जाते थे। उनके पास देखिए 500 एकड़ जमीन, 300 एकड़ जमीन, और वो पढ़े लिखे थे। वो पढ़े लिखे थे, उसका खून का आदमी अगर गरीब है, उसके साथ बात करना बोले तो उसको अछूत लगता था। और उसके बाद में आपका ब्रेन कहाँ पे था 50 में, वो भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ प्रूव करना चाहता हूँ। देखिए, आज मेरी 65 की उम्र है, मेरी बेटी कहती है कि अभी हम 21वीं सदी में कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, उसको लड़का नहीं होगा। अगर हमारी माँ कहती है भाई साहब कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप भी नहीं पैदा होते, ये भी नहीं होते, मैं भी नहीं होता। माँ ने जन्म दिया, बाप ने मेहनत करके पढ़ाया, खाना खिलाया, उसकी बाद दौलत वर्ल्ड के अंदर में जो माँ बाप का उपकार है इंसान किसी का है, उन दोनों का हमारे ऊपर उपकार है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ भाई साहब, अभी देखिए कि कुम्हार ने मट्टी को आकार दिया, पत्थर फोड़ने वाले ने पत्थर को आकार दिया, और मैंने एक छोटे 7 साल बच्चे को बोला, बेटा ये पेपर ले, पेन ले, कुछ तो भी निकाल। अभी बताए मट्टी, पत्थर, पेन और कागज, ये लिविंग है क्या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है ना। ये हमारे माँ बाप से कभी बड़ी हो सकते क्या? उसके बाद में देखिए मैंने क्या किया, प्लास्टिक की चावल बनाया, एक ज्वारी बनाया, गेहूं बनाया, डाल दिया, और रबर के पीस को मैंने चिकन जैसा बनाया और रास्ते पे डाल दिया। अबे कुत्ता और पशु पक्षी खाएंगे क्या? वो उनको भी दिमाग है। देखिए इतना शोषण किया कि पशु पक्षी से भी हमारा दिमाग नीचे ला के रख दिया। उसके बाद में देखिए भाई साहब कि 52 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल और काले राय के लिए रिजाइन किया। अब बाबा से हमारे यहाँ चुनाव होना शुरू हुआ भाई साहब, SC ST OBC के MLA MP बने, मिनिस्टर बने। अब बताइए भाई साहब, SC ST OBC लोग पढ़े लिखे थे क्या उस टाइम में? नहीं थे ना, अनपढ़ आदमी। अभी बताए उसका PA तो पढ़े लिखे वाला हुआ। कौन पढ़े लिखे थे? क्योंकि इन लोगों ने 25 में कसम खाई है 100 साल के बाद में हम हिंदू राष्ट्र करेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है कि हम जो बोलेंगे वही करना है। मोहम्मद मुस्लिम बोला है ना, हम जो बोलेंगे वही करना है। आप कुत्ते बिल्ली की जात हो 7000। उसके बाद में मेरा जन्म 59 का है, मैंने जो देखा है वो आपको बताना चाहता हूँ। मैं स्कूल में गया, अब का पढ़ा, 70 में मुझे रेडियो पता चला, 80 के बाद में टीवी आया इंडिया में, 84 में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ, 85 में राजीव गांधी ने सेकंड रेजिमेंट 90 में बोला कि ये जो 1 रुपया आता है टैक्स, उसमें से ये 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। मैं दोबारा चुन के आऊंगा तो आपको 85 पैसा खर्चा करूंगा आपके लोगों के लिए, और 15 पैसा मैं खाने दूंगा। क्योंकि उस टाइम में कांशीराम की 15-50 बहुत जोर से चल रही थी। और 91 में देखिए भाई साहब, उस बेचारे के टुकड़े टुकड़े किए गए, एक भी कांग्रेस का लीडर उनके साथ मारा हुआ नहीं। 2000 के बाद में मोबाइल आया और 2012 के बाद में नेट आया। नेट इज इक्वल टू 21 सेंचुरी। जो बुद्ध ने हमें 2500 साल 3 साल पहले वास्तववादी, जो वर्ड में होता है उसी को मैं मानूंगा। और उसके बाद में देखिए हमारे देश में इजराइल का पेगासस आया, और पेगासस आने के बाद में जितने भी अपोजिशन के लीडर थे उससे जासूसी किया, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, और 19 में ये लोग चुन के आए। महाराष्ट्र में भी आए, उधर भी आए। उसके बाद में देखिए भाई साहब, हमको इन्होंने 2 लफ्ज में गुलाम बना के रखा है। 2 शब्द, जैसे मनुस्मृति में 25 हो गया, वो 2 शब्द है परंपरा संस्कृति। हमारे घर में बच्चा जब पैदा होता है
नाम पूछ लिया तो क्या बोलता है, आप तो राक्षस गण हो ना, वो पर से लड़का हो गया ये रख दो, लड़की हो गया ये रख दो। आपके घर में कैलेंडर लाके रखा है, किसने बनाया है? आज का दिन ये खाना है, ये कपड़े पहनना है। और 75 साल हो गया हमको डेमोक्रेसी मिली। जो डेमोक्रेसी के 4 अधिकार है, कारपोरेट सेक्टर 5% लोगों के हाथ में, 95% जमीन और पैसा है, 100% सुप्रीम कोर्ट के जज वही बैठे हुए हैं, और उसके बाद में ब्यूरोक्रेट देखे 90% वही लोग बैठे हुए हैं। पहले टीचर वो थे, आज हमारे टीचर हो गए। सिलेबस क्या बनाते? तुकाराम महाराज पुष्पक विमान से चला गया। जिंदा आदमी जाता है तो मैं भागवत को और इनको मनुवादियों को बोलता हूँ, जाओ भैया जल्दी से, अभी हम जग गए 90%। शिवाजी महाराज का गुरु तुकाराम महाराज है, क्या बताते? रामदास स्वामी। और संभाजी महाराज जिसने कभी एक लड़ाई नहीं हारी है, और जिसने 12 घंटे वर्ल्ड का सबसे टैलेंटेड आ जाता, उसके 32 टुकड़े के पकड़ के इन्होंने दिया, और जो महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़े उसका सर लटकाते, खुशी मनाते। और उसके बाद में देखिए भाई साहब, हम रिटर्न एग्जाम देते हैं, पर्सनल इंटरव्यू लेने के 4 लोग में से एक आदमी रहता है, वो भी नहीं रहता, वही डिसाइड करते हैं, और मरने के बाद में कितने बजे जलाना है वही बताते हैं। तो अभी मेरे 3 क्वेश्चन है। भाई साहब आपने 2.5 साल तो हमारा शोषण किया, चलो हम आपकी गुलामगिरी मान्य करते हैं, ईवीएम से हम इलेक्शन ले लो, मंजूर है। हमें एक ऐसा पुरुष या स्त्री लाके दो, ब्रह्मा की औलाद, जिसके भगवान का औलाद मुंह से हुआ है, क्षत्रिय छाती से हुआ है, वैश्य जांग से हुआ है, और पैर से हमारी 7000 जाती है। दुनिया के अंदर में काला गोरा ऐसा शोषण हुआ है, लेकिन पैदा होते ही कुत्ता, बिल्ली, गिदड़, कौवा, ऐसे कई उपमा नहीं है। इंसान को जीने के लिए 3 चीज की जरूरत है, अन्न, वस्त्र, निवारा। अनाज जितना समुद्र में डालते हैं, और हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है भैया कि भाई 80 करोड़ लोग 5 किलो से जिंदा है, तो 80 करोड़ हो गए गाँव में घूमने वाले पशु पक्षी, और हम पालतू हो गए। और उसके बाद में देखिए बाबा साहब ने 32 डिग्रियां ली, 4 PhD लिया, और हमें वर्ल्ड उसके नॉलेज से आगे जा रहा है। और हमें जो स्वाभिमान के लिए एक पद का अधिकार दिया था, वो वीवीएम में वो काल्पनिक है, मनुस्मृति काल्पनिक, वीवीएम मशीन काल्पनिक। तो ये बात सही है आपकी, लेकिन आपके जो लीडरान है, एक तो जो है मनुस्मृति के बारे में बोलते हैं, शोषण हो रहा है उसकी है। ठीक है ना, शोषण, मैं वही, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। हाँ, सुन ले, बोले। आपके जो है रामदास अठावले उधर चले जाते हैं, आपके महाराष्ट्र के तो मराठी मानुस है ना, रामदास अठावले है ना, उसके बाद जो है आपके जो भी है दलित लीडर जो है, वो जाके उनकी जैसी जो है तो रागनी करना शुरू कर देते हैं। तो आप दलितों में कैसी बेदारी आई? वो तो छोटे छोटे मफाद के लिए, छोटे छोटे इंटरेस्ट के लिए वो मनुस्मृति वालों को सपोर्ट करते हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? उनको लाइए ना आप पहले। अभी मैं आपको प्रूफ के साथ, मेरा दिमाग जो है मैं प्रूफ देता हूँ। हाँ। 1952 में SC ST OBC के आमदार खासदार हुए, वो पढ़े लिखे थे क्या? पहला सवाल निकालो, हिस्ट्री आज भी है, वो पढ़े लिखे नहीं थे। उनका जो PA था ये संघी बने। और इंसान को अगर पैसा मिल रहा है, पावर मिल रहा है, और इन लोगों ने जैसा हमारे माँ बेटी का उपयोग किया है, उनको भी पढ़ाया गया, आप भी उपयोग करो, तो इंसान को सभी चीज बगैर पढ़ाई लिखाई से हो गई। उसकी जगह पे मैं भी रहता तो मैं भी एंजॉय कर रहता, तो उनके मुंह से कहां से आवाज निकलेगी? जबकि उनको मालूम ही नहीं है, उनको एंजॉय करना ही मालूम है। इसलिए आप देख रहे हो, पहले बाप था, बाद में माँ आई, बाद में चाचा है, बाद में भाजा है, बाद में और कोई है। ऐसा एक स्कैंडल बना हुआ है, उनकी पीढ़ियां चल रही है। एक बीजेपी में है, एक कांग्रेस में है, एक उधर है। और ये ग्राम पंचायत से लेकर नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खासदार। अभी मैं महाराष्ट्र का एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपको, सिंपल उदाहरण। ऐसी एक फैमिली है जिसके यहाँ 25-25 खासदार आमदार की पेंशन आते हैं, जिनके पास 200 साल बैठ के खाएंगे इतना पैसा है। लेकिन ईडी, CBI, फिर वो सोचता है अरे यार पावर में गया तो पैसा भी मिलता है, बढ़ता रहता है, क्योंकि हमारा पैसा जाता है टैक्स में, और मेरी तमन्ना भी पूरी होती है। तो देखो रातों रात टोपी बदल रहे वो लोग, और ऐसा स्कैंडल बना है। और प्राइवेटाइजेशन में जितने भी लोग हैं, ये गवर्नमेंट के कॉलेज में, गवर्नमेंट ऑफिस में, ये लोग पहले सर्विस में थे, उसके बाद में देखो प्राइवेट में पहले भी शोषण हुआ। आज देखिए मेरी बेटी 30,000 के लिए उनके यहाँ रात भर बैठी रहती है, और ये जो है घरानेशाही वाले पॉलिटिक्स वाले केबिन में 10,000 में हमारे महिलाओं को बुलाते हैं, 5,000 में 12 घंटा कई काम करती है। तो ये हमारा औरतों का शोषण हो रहा है, और उनको सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों नहीं करेगा? आपने जो बात कही कि आपको कुत्ते, बिल्ली, पशु, पक्षी बना दिया गया जिस धर्म में, है ना,
आप वो धर्म के बारे में सब जितने भी दलित लीडर्स हैं मैं जिनसे मिलता है दलित नहीं हाँ। बैकवर्ड क्लास बोला है। हाँ, backward। मिसगाइड मत कीजिए। अच्छा, 90% backward बैकवर्ड क्लास जिनकी जातियां 7,000 है। अच्छा ठीक है बैकवर्ड हाँ। बैकवर्ड क्लास। तो आप जब जो है जो धर्म के बारे में कह रहे हैं मनुस्मृति के बारे में मैं धर्म का नाम लिया क्या बेटा? नहीं झूठ मत बोलो। तो मैं धर्म का नाम मनुस्मृति धर्म का पार्ट है ना। किसने बोला है? हाँ फिर क्या है? फिर लाके दिखावा इसे ब्रह्मा को हाँ लाके दिखाओ। 2500 साल हमारा शोषण किया है आपने। काल्पनिक मनुस्मृति ये काल्पनिक है और ईवीएम भी काल्पनिक है। अभी संभल के रहो संगी लोगों, बढ़ेंगे हम लोग, लेकिन इसका बदला जरूर लेंगे। अभी साइन नहीं करेंगे। और जिसमें दम है ना, मैं नागपुर का पैदा आदिवासी हूं। मेरे बेटी को कपड़े उतार के भगाया गया। मेरी बेटी रितु सिंह बैठी हुई है। मेरी बेटी गोल्ड मेडल को लात से ये करे। और हमारे महाराष्ट्र में 40 साल से ये संगी लोग काल्पनिक वो बना के 62 में फांसी का बंदा बना आदिवासी का हमारा शोषण कर रहे हैं। अभी हम इनको छोड़ने वाले नहीं है। किसने बनाई? किसका दिमाग है ये? स्वातंत्र के 12 साल के बाद में कत्ल खाना किसका दिमाग है? आदिवासी कोई को डर लगता है? मैं क्रांति बिरसा मुंडा हूँ। किस पे दाम है ना? मेरे बाल को धक्का लगा के दिखाओ। अभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैं अकेला आदमी पूरा भारत को जागरूक करूंगा। और जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं इंडिया के अंदर में, आओ भागवत मैं आता हूँ वहाँ पे। और इनको देखो, ये आदिवासी को नक्सलाइट कहते हैं, मुसलमान को आतंकवादी, और मेरे भाई लोग खालिस्तानी। अब हम इनको क्या कहेंगे? अरे राक्षस तो भी अच्छा है भागवत, राक्षस से भी नीच आदमी है तू। आज निकलो। मेरी बेटी के पेट में जो बच्चा पैदा हो रहा है बहू के पेट में, वो भी गुलाम होने वाला है। ये आखिरी लड़ाई है। बाबा साहब ने बोला है, क्या बोला है? अन्याय सहन करने वाले, अन्याय सहन करने वाला पापी है। और जिसने शेरनी का दूध पिया है, मैं कभी ढकूंगा और उसके बाद में मारने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये मनुस्मृति का विरोध करो, नहीं तो आपकी अगली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। तो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट? सोल्यूशन एक ही है, बाबा साहब ने जनता को उतरो ऐसी सिचुएशन में। ईवीएम को भगाने के लिए जन आंदोलन करो, उसके बाद चांस मिलने वाला नहीं है। ये जो वर्ल्ड के डाकू लोग हैं, ये डाकू उनके साथ मिले हुए हैं, क्योंकि इंडिया में इतना पैसा है। अभी वो इसमें ईवीएम हटाओ में वो लिस्ट दी है, भागवत के पास कितना पैसा है, मेरे मोबाइल में भी है। तो ये लोग हमारा शोषण करके इनको मजा आ रहा है। और हमारे लोग जो है, ये बैकवर्ड क्लास 131 आमदार खासदार जो है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? क्योंकि इनकी समझ है, इनका पीए वो था। अरे सब कुछ तो पीए से हो रहा है। बाप भी मजा मार रहा है, लड़का भी मजा मार रहा है, औरत भी मजा मार रही है, और भांजा भी मजा मार रहे हैं। कैसे आएंगे? और इनको डरा के रखा है ईडी सीबीआई से, समझे? लेकिन ख्याल में रखो, अभी भी वक्त है, माफी मांग ले भागवत। मर जाएंगे लेकिन आपको नहीं छोड़ेंगे। अभी अन्याय सहन नहीं करेंगे। 27 साल हो गए। थैंक यू। ठीक है, मैं चैलेंज करता हूँ। और इनमें दम है। मैं भी नागपुर में पैदा हुआ हूँ। मेरे बाल को हाथ लगा के दिखाओ। अगर आपको नहीं, वहां से आपके जितने भी ये खत्म करके दिखाएंगे, लेकिन आजादी मिलाएंगे। अभी तीसरी आजादी की लड़ाई। ईवीएम के खिलाफ मुहिम अब जोर पकड़ती जा रही है, शिद्दत पकड़ती जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ यूथ कांग्रेस का ये दफ्तर है। यहाँ अहाते में इसके मैदान में एक जलसा मुनाक़द किया गया, जिसका उन्वान था मेरी पर्ची मेरा हाथ अभियान के तहत। यानी एक मुहिम है, इसके तहत ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा अब जो है मुख्तलिफ जगह गूंजने लगा है। उसी हवाले से यहाँ पर एक जलसा, एहतिजाजी जलसा मुनाक़द किया गया था। और इस जलसे में आप काफ़ी तादाद में भीड़ थी। ये जलसा गालिबन ये एहतिजाजी मुजाहरा जो है जंतर मंतर पर होना था, लेकिन जंतर मंतर पर पुलिस ने जो है जो इजाज़त दी थी, जो परमिशन दी थी, उसको कैंसिल कर दिया। ये कह करके दिल्ली में, पूरे दिल्ली में इस वक्त 144 लगा दिया गया है, यानी हुक्म इम्तनाई लगा दिया गया है, प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। तो उसके तहत जंतर मंतर में तो जलसा होने नहीं दिया गया। तो उसके नतीजे में ये यूथ कांग्रेस के दफ्तर में ईवीएम के खिलाफ जलसा मुनाक़द किया गया, जिसमें मुख्तलिफ पार्टियों के रहनुमा शामिल हुए। उदित राज थे, आपके दिग्विजय सिंह थे, उसके बाद जो है दीपांकर भट्टाचार्य जी थे, दीपक बेवरा साहब थे, और भी कई लोग थे, अरविंद सिंह लवली वगैरह थे। कई लोग यहाँ पे, कई लीडरान और मुख्तलिफ रियासतों से भी लोग यहाँ पर आए थे। और यहाँ पर ईवीएम के बारे में बहुत ही खुलकर बात हुई और इलेक्शन कमीशन पर, हुकूमत पर ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है इस हवाले से कि वो ईवीएम को हटाए या कम से कम वीवीपैट
वीवीपैट का जो है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कंपलसरी करार दिया था, उसकी पूरी गिनती की जाए, रैंडम गिनती ना की जाए बल्कि पूरी गिनती की जाए। लोगों को ये कहना था, यहाँ पर जो भी लोग थे यहाँ जमा हुए जो आए हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ईवीएम पर जर्रा बराबर भी एतमाद नहीं है। तो ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है, इलेक्शन जो है तब आन पहुंचा है, बिल्कुल अप्रैल और मई में इलेक्शन होने वाले हैं और इसी दौरान जो है ईवीएम के खिलाफ जो मुहिम जोर पकड़ रही है, उसके नतीजे में इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी के बारे में, एतबार के बारे में जो है सवालिया निशान उठना शुरू हो गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि 2019 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे, आम इंतखाबात हुए थे, पार्लियामेंट्री इंतखाबात हुए थे, उसमें जो है ये मामला सामने आया था कि 370 लोकसभा सीटों पर, पार्लियामेंट की जो 370 सीटें थी, वहाँ पर जो वोट डाले गए थे उससे ज़्यादा वोटों की शुमारी हुई थी। यानी ये जो तजाद था, ये जो कंट्राडिक्शन था कि भाई वोट तो कम डाले गए हैं और वोट ज़्यादा गिने जा रहे हैं। तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये मामला ज़ेर समाअत है। अब कोर्ट की क्या मजबूरी है कि वो उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं दे पाए। इसी दौरान जो है वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनके जो रुफ़क़ा है, उनके पार्टी के जो लीडरान हैं, उनकी तरफ से ये बात तवातुर से ये बात सामने आ रही है। वो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हाँ बीजेपी जो है अकेले तनतना 370 सीटें जीतेंगे। यानी वही जो 370 सीटें जिसका जिक्र मैंने अभी किया 2019 वाला, वही यानी ये जो है यानी किस तरह से बात जो है मैच हो रही है, ये उसने इत्तेफाक कहिए या क्या कहिए उसे, कि 370 सीटों की वो बात कर रहे हैं और 370 सीटों का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है ज़ेर समाअत है कि भाई यहाँ पर वोट कैसे ज़्यादा शुमार किए गए, किस तरह से ये हुआ है। और ये भी कह रहे हैं कि भाई हमारी जो अलाई जमातें हैं, जो एनडीए की जो अलाई जमातें हैं, वो 30-35 तक सीटें जीतेगी। यानी अपोजिशन के लिए कोई मैदानी खाली नहीं रहेगा। तो इसने जो है शुकूक व शुबात को ईवीएम के हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। अब सब यही कह रहे हैं, यहाँ पर जो लीडरान थे, जो तकरीरें कर रहे थे, वो कह रहे थे जैसा बादशाह की जान जो है तोते में है कहते हैं, उसी तरह ये जो है यहाँ के हुक्मरानी की जान जो है ईवीएम में कैद है। अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो ये हुक्मरान जो है धड़ल्ले से ज़मीन पर आ सकते हैं। कैमरामैन जीशान राही के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।